ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पुलिस की गाड़ी में शराब मिली। आपको बता दें कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में ही शराब मिली है। डायल 112 की टीम थी और इसी में शराब मिली है। तो दानापुर रेलवे स्टेशन के पास ये गाड़ी मिली और गाड़ी में मिली है 1.25 लीटर शराब। आपको बता दें कि एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई की का भी भरोसा एएसपी ने दिया है। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास ये गाड़ी मिली और इसी गाड़ी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां 1.25 लीटर शराब बरामद हुई है। तो शराबबंदी वाले बिहार में अब पुलिस की ही गाड़ी में शराब मिली है। उनको असाइन की हुई थी, जिसके माध्यम से हाईवे पर पेट्रोलिंग की जाती थी और उसमें से लगभग 1.2 लीटर जो शराब, विदेशी शराब है, उससे बरामद की गई है। और इसमें हम लोगों ने अभी एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें जो भी लोग हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग इसमें हैं? अभी उसमें ड्राइवर है, अभी इसमें जांच भी चल रही है। जो ओपी प्रभारी हैं उनके विषय में भी जांच चल रही है कि वो क्यों नहीं थे उस दिन, किस परिस्थिति में वो ये गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए असाइन की गई और साथ ही साथ इसमें बल के रूप में कौन व्यक्ति था, अभी जो चल रही है तो वो हम बताएंगे। इसमें अभी बिल्कुल इसमें कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। रोहतास के सिलारी गांव में ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल द्वारा जन्मदिन की पार्टी में गोली चलाने से युवक ओम प्रकाश की मौत का मामला विधान परिषद में उठा। निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने मामला उठाया। बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की उसे पटना पोस्टिंग कर दिया गया। ऐसे लोगों को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके बाद जांच कर कार्रवाई किया जाना चाहिए। यह गंभीर मामला है। अपराधी जो है जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई है, आज उसका पदस्थापन पटना कर दिया जाता है। 3 महीने हो गए हत्या के और 3 महीने के बाद भी न कातिल को, अपराधी को न सजा हुई, न केस हुआ और उसको रिमांड में पदस्थापन कर दिया जा रहा है पटना। तो हम लोगों ने सरकार से यही मांग की गई है, जब तक ये केस सीआईडी के पाले में है, अनुसंधान चल रहा है, तब तक उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड कर और जांच जब आ जाता है तो उनको केस चलाकर त्वरित कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। खबर अब भागलपुर से है, जहां भाई भाई के विवाद में दोनों ने एक दूसरे पर ही फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से छोटे भाई विश्वजीत की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई और उसकी मां की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। घटना नवगछिया के जगतपुर गांव की है। दोनों भाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे हैं। वर्षों पुराने जमीन विवाद, नल से जल भरने के विवाद में दोनों सगे भाई आपस में खून के प्यासे हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई। एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। घटना में मृतक की मां मीणा देवी के हाथ में गोली लगी है। बताया ये जा रहा है कि छोटा भाई विश्वजीत नल पर पानी भरने जा रहा था, तभी बड़ा भाई जयजीत वहां पहुंचा और दोनों के बीच में विवाद हो गया। इतने में जयजीत ने विश्वजीत के सीने में गोली मार दी, जिसके बाद विश्वजीत भी जयजीत को गोली मारी और जयजीत के जबड़े में गोली लग गई। सीने में गोली लगने के कारण अस्पताल ले जाने के दौरान ही विश्वजीत की मौत हो गई है और ये 3 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पानी के लिए हुआ था, औरत लोगों में, उसके बाद चला गया मर्दना में। जमीन का भी कोई विवाद नहीं, जमीन उमीन का कोई विवाद नहीं। बंटवारा को लेकर पंचायती कुछ बात आई, कुछ नहीं। रहने का समय है। नहीं, बंटवारा को लेकर बंटवारा उटवारा का कोई बात नहीं है। मेहमान को गोली लग गया है, मार दिया जयजीत बाबू। क्या कारण था? वही आपसी, और क्या, गुस्सा चंडाल, क्या यही सब आपसी मतभेद नहीं होता है, भैयारी, और क्या, कोई दुश्मनी थोड़े था इससे। तूने कैसे ऐसे गोलीबारी हो गई? किसमें क्या होता था? विश्वजीत क्या चलता था, क्या विवाद? क्या उतना तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अब औरत का विवाद था, क्या था पता नहीं। अरे महिला लोग आपस में नहीं। घर को लेकर क्या था? घर को था 3 महीना और मतलब जून जुलाई में खाली करना है, तो अभी तो जून जुलाई है 22 को जयजीत को। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू फैमिली पर हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद का पूरा परिवार ईडी के चक्कर लगा रहा है। लालू प्रसाद को शेर बताया जा रहा, वो जंगल राज के शेर हैं
वहीं अपराध पर तेजस्वी के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए नीरज कुमार ने कहा कि एनसीआरबी ने 2022 तक का आंकड़ा जारी किया है, लेकिन तेजस्वी 2025 तक का आंकड़ा कहां से पेश कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता है, सब परिवार के अधिकांश सदस्य ईडी के कार्यालय में पेश हो रहे हैं, तो बहुत मानसिक तनाव में है और शर्मसार करने वाली स्थिति उनको अंतर मन में लगा होगा कि उनके पति को टाइगर बता दिया गया। जंगल राज के टाइगर ने बता रहे हैं, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं और अपने पुत्र को ज्ञान तो कम से कम दे दीजिए। 2022 तक के एनसीआरबी का डेटा सार्वजनिक हुआ है और वो बार बार कि 2025 तक के इतना हत्या हुआ है, डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ तो ईडी के कार्यालय में जानकारी मिल जाता है, सीबीआई के संबंध से जानकारी मिल जाता है। और अब रुक करेंगे झारखंड की सियासी खबर का। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना पर संग्राम मचा है। सदन में योजना को लेकर के विपक्ष हमलावर दिख रहा है, तो सड़क पर उतरी महिलाएं सम्मान राशि के लिए सरकारी ऑफिस का चक्कर लगा रही है। मैया का यह आरोप है कि जब पहले सम्मान राशि मिल चुकी है तो अब क्यों रोकी जा रही है। क्या है सम्मान राशि का इंतजार कर रही मैया की परेशानी, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में अभी जिस योजना की सबसे अधिक चर्चा है वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। माना जा रहा है कि चुनावी योजना हेमंत सोरेन के लिए तुरुप का इक्का साबित हुई और महिलाओं ने कतार में लगकर अपने वोट दिए, लेकिन अब महिलाएं फिर कतारों में लगी हैं। इसकी वजह है मैया सम्मान योजना की राशि। राज्य की मैया परेशान है तो सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। सत्यापन हो, किनको देना है नहीं देना, ये सत्यापन निश्चित रूप से हो महोदय, लेकिन जो जरूरतमंद है महोदय उनका नाम कट जा रहा है कोई ना कोई त्रुटि बता के, इस पे सरकार जरूर सुधार करे महोदय। सदन में मैया योजना पर घमासान हो रहा है तो मैया सड़क पर उतरी नजर आ रही है। दुमका में योजना की राशि के इंतजार में सड़क पर उतरी महिलाओं की मांग है कि अगर सम्मान करना है तो सरकार सभी मैया का करे, नहीं तो कम से कम अपमान तो ना करे। सर मेरा क्यों बंद हुआ तो बोल रहा है कि रीजन नहीं बता पाएंगे, तो अगर रीजन नहीं बता पाइएगा तो समाधान कैसे होगा। अगर आए तो सबका आए, न तो किसी का नहीं आए। सुनने में आया है कि जिसका घर में बाइक है, जिसका पक्का का घर है उसको नहीं आएगा, तो देखते उसी का पैसा पहले आ गया, हम लोग का पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? हम लोग दूसरा घर में काम करते हैं, क्यों नहीं आया हम लोग का पैसा। कुछ ऐसा ही हाल गोड्डा में भी दिखा, जहां महिलाओं ने ऑफिस पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। उनकी परेशानी है कि दस्तावेज सुधारने के लिए पैसे भी खर्च हुए, लेकिन खाते में अभी तक रकम ही नहीं आई। उसको देते हैं 200, इसको देते हैं 100, इधर मतलब खर्चा हो गया। यानी 2500 लेने में 500,000 रुपया खर्चा कर चुके हैं ना। हाँ, बोलता है कि कर देंगे ना, जरा सा गड़बड़ी तो आधा दीजिएगा तब। मैया कुछ सम्मान के नाम पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम है। विपक्ष हमलावर है तो सड़क पर उतरी मैया भी सरकार को चुनावी वादे याद दिला रही है। जरूरत है योजना की तकनीकी खामी को दूर कर हर मैया को सम्मान देकर वादा पूरा करने की, ताकि आधी आबादी के सशक्त होने से झारखंड भी विकास की दौड़ में छलांग मार सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ दुमका से नितेश कुमार और गोड्डा से अमित सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तुलना भगवान राम से की। चुनाव में जीत के लिए उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के साथ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का आभार जताया, साथ ही सीएम के लिए एक शेर भी पढ़ा। मैं कहना चाहता हूं महोदय, हनुमान कभी राम से जुदा नहीं हो सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं वेणुगोपाल जी को, और मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को, जिसने अपने हनुमान पर विश्वास किया। महोदय, सरकार गिराने का आरोप हम पे लगा महोदय, बड़ा अफसोस होता है। जिसने सरकार बनाया हो महोदय, जिसके वोट से सरकार बनी, वो सरकार गिराएगा क्या महोदय कभी? ये जिस पर विश्वास किया हम लोगों ने महोदय, चंपाई सोरेन जी, इसने धोखा दिया, पीठ पर वार किया हम लोगों पर, इस पर कोई बोलने वाला नहीं।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा महोदय। ये हमें दीदार हेमंत सोरेन जी है महोदय। और पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पटना में कोचिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है। सभी कोचिंग को कराना होगा निबंधन, तो पोर्टल पर निबंधन कराना जरूरी होगा। 1 फरवरी को ही लॉन्च हुआ था ये पोर्टल। आपको बता दें कि निबंधन ले चुके कोचिंग को भी पोर्टल पर कराना होगा निबंधन। वहीं डीपीओ माध्यमिक शिक्षा ने लिखा है पत्र और कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत को यह पत्र लिखा गया है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां सभी कोचिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। सभी कोचिंग को निबंधन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पोर्टल पर निबंधन कराना जरूरी कर दिया गया है। 1 फरवरी को ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था और जो कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको फिर से एक बार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही आपको बता दें कि डीपीओ माध्यमिक शिक्षा ने एक पत्र लिखा है, जिसमें कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत को यह पत्र लिखा गया है। और आरस इस वक्त बड़ी खबर है, जहां शराब से भरी एक पिकअप को बरामद किया गया है। शराब यूपी से पटना लाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 12 लाख के करीब आंकी गई है। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर पिकअप पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना पहले ही मिल गई थी। उत्तर प्रदेश से एक पिकअप से विदेशी शराब आ रहा है। उसमें अजीत कुमार निरीक्षक मद निषेध के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई तथा कल्याणपुर बिहिया थाना के अंतर्गत कल्याणपुर मोड़ के पास एक पिकअप को रोका गया, जिसमें तहखाना बनाकर प्लाई के नीचे तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब रखा हुआ था। विदेशी शराब का बाजार मूल्य करीब 12 लाख रुपये होता है तथा इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि ये पटना इनको ले जाना था, उत्तर प्रदेश के बलिया से ला रहे थे। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और गोपालगंज पहुंचे जन स्वराज के संयोजक ने लालू फैमिली से ईडी की पूछताछ पर बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि जब घोटाले का केस है तो एजेंसियां कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लालू फैमिली पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पहली बार नहीं हो रही है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी सीबीआई केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद की बनाई सरकार में प्रधानमंत्री एचपी देवगौड़ा के समय से चारा घोटाला का केस चल रहा है। इसमें लालू फैमिली को सहयोग करना चाहिए। और सीबीआई कार्रवाई कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। पिछले 30-40 सालों से लालू जी का जेल और कोर्ट से बराबर का ही नाता है, आते जाते रहते हैं। अब उन पर जब केस है तो केस में एजेंसी उनको घेरेगी। 2 बात है, जो उनके समर्थक हैं वो कह सकते हैं कि भाई उन पर सरकार उनको परेशान कर रही है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि भाई लालू जी के जब यूपीए की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब भी सीबीआई उनको पकड़ कर ले गई थी, तब भी सीबीआई उन पर केस कर रही थी। जब पहली बार लालू जी पर चार्जशीट हुआ उस समय तो देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। लालू जी के बनाए हुए सरकार के दौरान ही उन पर सीबीआई ने एक्शन लिया था। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की पदयात्रा पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस को जागने में 40 साल लग गए और यह जनस्वराज का ही असर है कि अब दूसरे दलों के नेता जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी को मुसलमानों को अपना राजनीतिक बंधुआ मजदूर नहीं समझना चाहिए। 40 वर्ष उनको लग गया ये जानने समझने में। भाई कांग्रेस तो 1985 में बिहार में रूलिंग पार्टी थी, तो 85 से 2025 मतलब 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष के बाद ही सही, अगर हम लोग के प्रयास से कांग्रेस जग जाए या कोई दूसरा दल जग जाए, यही तो ताकत हम आपको तो कांग्रेस भी सजग होगी, राजद भी सजग होगा। राजद भी मुसलमानों को जो बंधुआ मजदूर समझता है वो नहीं समझेगा। तो वित्त आयोग की 4 सदस्यीय टीम अभी बिहार दौरे पर है। बिहार सरकार के प्रतिनिधि मंडल से वित्त आयोग की कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद ने यह बताया कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 24,206.68 करोड़ रुपए का अनुदान और शहरी निकायों के विकास के लिए 35,025.77 करोड़ रुपए के अनुदान समेत कई बातें आयोग के सामने रखी हैं। राज्य सरकार की ओर से दिए गए
मेमोरेंडम सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। समय जो है सभी बातें खुलकर सोचेगा, क्योंकि आयोग के लिए सारे 28 राज्य समान हैं, तो सभी की बात सुनेगा, फिर जो राष्ट्रीय हित में उचित लगेगा उसी हिसाब से आयोग अपने निर्णय लेगा। अपनी लापरवाहियों की वजह से एक बार फिर आरा सदर अस्पताल सुर्खियों में है। दरअसल अस्पताल प्रशासन पर इमरजेंसी वार्ड में एक अज्ञात शव को कई घंटे तक रखने का आरोप है। जिस ओटी में शव को रखा गया था उसी ओटी में इलाज के लिए मरीज आते हैं, लिहाजा मरीजों और उनके परिजनों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला आरा का सदर अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में है। देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आरा के इमरजेंसी वार्ड के ओटी की तस्वीर है और यहाँ पिछले तकरीबन 6 घंटों से ये मृत अवस्था में जो बुजुर्ग हैं वो पड़े हुए हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी माइनर ओटी में तमाम जो जिले भर से लोग आते हैं उनका इलाज किया जाता है और यहाँ पर ये तस्वीरें खुद अपने आप में बयां कर रही हैं कि इसको लेकर के सदर अस्पताल कितना सक्रिय है, क्योंकि यहाँ लोगों का इलाज किया जाता है और पूरे जिले भर के जो भी लोग एक्सीडेंटल हो या कुछ मामले हो जो भी यहाँ पर उनका इलाज होता है। लेकिन पिछले कई घंटों से यहाँ पर पड़ा ये तस्वीर, ये मृत व्यक्ति का तस्वीर कई चीजों की गवाही दे रहा है कि आखिर सदर अस्पताल प्रबंधन इसको लेकर के कितना चिंतित है, क्योंकि जो भी मरीज और उसके परिजन आते हैं उनका इलाज यही होता है, लेकिन उसके बीच में ठीक पड़ा यह शव अपने आप में कई बातों की गवाही दे रहा है। हालांकि इस संदर्भ में भोजपुर के सिविल सर्जन से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि पिछले कई घंटों से ये शव इसमें पड़ा हुआ है और अभी तक इसको यहाँ से हटाया नहीं जा सका है। आखिर गलती किसकी है, कौन जिम्मेवार है, इसका जवाब कौन देगा, ये तो सदर अस्पताल प्रबंधन या उसके अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन ये सवाल सदर अस्पताल प्रबंधन पर एक साथ कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और इसी बीच आपको बेगूसराय से बड़ी खबर बताएं, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री के रिश्तेदार को गोली मारी गई। राजभूषण निषाद के मामा को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि मालिक सहनी को अपराधियों ने गोली मारी। मुजफ्फरपुर के सांसद हैं राजभूषण निषाद, निजी नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि चेरिया बरियारपुर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेगूसराय से, और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अपराधियों का तांडव इतना है कि अब जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार भी सुरक्षित नहीं है। क्या फिलहाल जानकारी है, क्यों अपराधियों ने गोली मारी? कोई पहचान पुलिस की तरफ से की गई? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी घटना जब सामने आएंगी तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जो इन्होंने बताया है कि बीते शाम जब वह अपने दुकान को बंद करके वापस आ रहे थे, उसी क्रम में कुंभी और चेरिया बरियारपुर के बीच में ही अपराधियों ने इन्हें घेर लिया और गोली मारी। गनीमत रही कि गोली उनके पैर में लगी और उनकी जान बच गई। लेकिन अपराधियों की मंशा बिल्कुल थी कि जो है ये मलिक सहनी, इनकी जान ही ले लेना है और जान लेने के ही उद्देश्य से अपराधियों के द्वारा ये हमला किया गया था। हालांकि अभी तक अपराधियों को चिन्हित नहीं किया गया है और न ही जो मलिक सहनी है उन्होंने बताया मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन किस वजह से गोली मारी गई है और क्या वजह हो सकती है इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये हमला क्यों किया गया है। जी संतोष, कितनी की संख्या में ये आरोपी जिन्होंने गोलीबारी की है, क्या फिलहाल पीड़ित की तरफ से कोई बयान सामने आया? जी, उन्होंने बताया है कि जब वह वापस दुकान बंद करके वो वापस अपने घर जा रहे थे, इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और जो संख्या इनके द्वारा बताया गया है वो दो की संख्या में अपराधी थे और जो पीछे बैठे हुए अपराधी थे उसने ही गोलीबारी की है। ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर में गर्मी की धमक आते ही अब एईएस के मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में एक और मरीज में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उसे एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां हालत ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक इस साल जिले में 5 मरीजों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं।
ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ। एईएस गर्मी शुरू हुई है, एईएस के कुछ मामले मिले, टोटल अभी 5 केस मिला है और सभी का इलाज एसकेएमसीएच में करा दिया गया है। सभी बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। आते ही मुजफ्फरपुर में एईएस के मामले आने शुरू हो गए हैं और मुजफ्फरपुर में 5 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कल देर शाम भी बोचहा से एक मामला सामने आया था, जिसके बाद इस साल कुल 5 मरीजों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। एक तरफ जहां एईएस के मामले अब सामने आने लगे हैं, वहीं जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। तमाम बैठकें भी की जा रही है, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। एसकेएमसीएच में जो पीकू बिल्डिंग है, जिसमें खासकर एईएस के बच्चों को भर्ती लेना है, तो उन तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर ली गई है। तो 5 मामले अब तक मुजफ्फरपुर में एईएस के आ चुके हैं। मौसम जैसे जैसे गर्म हो रहा है, वैसे वैसे मामले अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इस बार अभी तक जो भी बच्चे भर्ती हुए हैं वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी इस बार भी 0 डेथ पॉलिसी पर काम करने की बात कह रही है। जरूर पहुंचे, इसको लेकर जिला प्रशासन जो है तैयारी पूरी कर चुकी है। तो मुजफ्फरपुर में अब तक एईएस के 5 मामले मिले हैं और सभी बच्चे ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।